नमस्कार। इतिहास के पन्नों में कुछ घटनाएँ ऐसी दर्ज हो जाती है कि जिस तारीख पे वह घटना घटी हो, साल दर साल हर उस तारीख पे वह घटना याद आती है। ऐसी ही एक तारीख है 25 जून। जब भी 25 जून आती है तो सन 1975 की 25 जून को हिंदुस्तान में याद किया जाता है। 25 जून 1975 को इंदिरा सरकार ने देश में इमरजेंसी घोषित की थी। इमरजेंसी घोषित करने के बाद में 19 महीने तक देश ने एक काला अध्याय देखा, एक ऐसा प्रताड़ना का दौर देखा जहाँ हर कोई तकलीफ़ में था, दुखी था और उन आम जन की सुनवाई के लिए कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय तक ने भी मुँह फेर रखा था। जब भी कोई किसी पद पे विराजमान है, जब भी कोई किसी ऐसी भूमिका में है जो निर्णायक भूमिका में है, तो उस भूमिका के कई मायने होते हैं। उस भूमिका के मायने न केवल वर्तमान को प्रभावित करते हैं, वो भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो दिख रहा है, प्रत्यक्ष जो दिख रहा है सिर्फ उसी को नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी न जाने कितनी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। इमरजेंसी का लागू होना और इमरजेंसी में यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय का भी आम जन से मुंह मोड़ लेना, या यूँ कह लीजिए कि आम जन को वहाँ पे भी शरण लेने पे कोई खासा न्याय उस वक्त उस दौर में नहीं मिल पाया, वह सुनवाई नहीं हो पाई जो एक डेमोक्रेसी में जो पब्लिक जो पीड़ा भोग रही थी, जो महसूस कर रही थी, तो यह भी एक प्रभाव मात्र था। तो ये ऐसा क्यों होता है? वैसा ही एक मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इतिहास से जुड़ी हुई घटना है। इसको आप सुनेंगे तो मेरे को पूरी उम्मीद है जब आप सुनने लगें पूरी सुनेंगे। यह बात ख़त्म करने के बाद में मैं इस बात का क्या सार है वो भी आप तक अ, आपको निवेदन करूँगा। बात है सन 1951 की। सन 1951 के अंदर भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधिपति एच.जे. कानिया का रिटायरमेंट हुआ। जब एच.जे. कानिया जी रिटायर हुए तो जब दूसरे नंबर पे अमूमन ये परिपाटी है थी कि भाई जो मुख्य न्यायाधिपति है उनके रिटायरमेंट के बाद में जो दूसरे नंबर पर वरीयता पे होंगे उन्हें बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 124 जो संविधान का है वो ये तो बताता है कि ऑनरेबल जजेस की नियुक्ति कैसे होगी, लेकिन उसमें यह जिक्र नहीं है कि मुख्य न्यायाधिपति को कैसे तय किया जाएगा। तो ऐसे में जो वरीयता में जो दूसरे नंबर पे है, वर्तमान जो भी उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उसके बाद में उन्हें बना दिया जाएगा। जस्टिस एच.जे. कानिया के बाद में जो दूसरे नंबर पे थे वो थे जस्टिस पतंजलि शास्त्री जी। ऐसे कहा जाता है कि पतंजलि शास्त्री जी के प्रति कुछ खासा लगाव जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं था, या यूँ कह लीजिए कि उनका शायद उतना सामंजस्य वह महसूस नहीं करते थे। शायद यही कारण रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पीएम ऑफिस से जस्टिस एच.जे. कानिया जी के रिटायरमेंट वाले दिन प्रपोजल भेजा कि अब देश में दूसरे नंबर पर दूसरे मुख्य न्यायाधिपति बनने जा रहे हैं, तो आप जस्टिस बिजन कुमार मुखर्जिया जी को मुख्य न्यायाधिपति बना दीजिए। जब मुख्य न्यायाधिपति बिजन कुमार मुखर्जिया जी को बनाने की बात आई तो ऑनरेबल जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का उन्हें पूर्ण आभास था। उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि सरकार जो ये कदम उठा रही है वह एक तरीके से न्यायपालिका की फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस जैसा कदम है, और अगर ये परिपाटी चल गई तो आगे तक इसका दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। उसी का नतीजा था कि सारे ऑनरेबल जजेस ने अपनी उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ये निर्णय किया कि वह अपने इस्तीफे पीएम ऑफिस भिजवा। तो उस वक्त जितने भी ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के थे उन सब ने एक साथ अपने इस्तीफे लिख के और सरकार को भिजवा दिए। उनमें जस्टिस बिजन कुमार मुखर्जिया जी का भी इस्तीफा शामिल था, जिन्हें सरकार की तरफ से प्रस्तावित था कि आप इन्हें बनाया दें मुख्य न्यायाधिपति। जब यह एक नैतिक सैद्धांतिक कदम जैसे ही माननीय न्यायाधिपतियों ने उठाया सुप्रीम कोर्ट के, तो यह जवाहरलाल नेहरू जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक दबाव बना, एक मानसिक रूप से दबाव बना, एक सैद्धांतिक और नैतिक दबाव बना, और उसके चलते उन्होंने अपना प्रपोजल वापस ले लिया। और उसके बाद में जस्टिस एच.जे. कानिया जी के बाद में जो दूसरे नंबर पे देश के मुख्य न्यायाधिपति बने वो थे पतंजलि जी शास्त्री। पतंजलि जी शास्त्री के बाद में जो तीसरे नंबर पे बने वो थे जस्टिस मेहरचंद महाजन जी, और चौथे नंबर पे जैसे बिजन कुमार मुखर्जिया जी की जो वरीयता थी उस वक्त, उस हिसाब से देश के चौथे मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस बिजन कुमार मुखर्जिया जी बने। अब ये पार्टी निरंतर इसी तरीके से चलती रही और इसमें सन 1973 तक ये ऐसे ही चलता रहा। बस बीच में एक उदाहरण है जहाँ पे जस्टिस जफ़र इमाम जो थे उन्हें वरीयता के हिसाब से मुख्य न्यायाधिपति बनना था, लेकिन उस वक्त जो जस्टिस जफ़र इमाम थे उनकी हालत तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में थी। इतनी गंभीर थी कि फिजिकल हेल्थ उनकी इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी उस दौरान कि उन्हें बहुत लंबी छुट्टी पे जाना पड़ा, और उस वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। और उनके बाद में जो नंबर 2 पे थे उन्हें मुख्य न्यायाधिपति बनाया गया। वरना कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ पे 1973 तक इस नियम में कहीं पे भी कोई डिफरेंस आया। वरीयता के अनुसार जजेस ऑनरेबल चीफ जस्टिस बनते रहे। सन 1973 आया। 1973 के अंदर जस्टिस एस.एम. सीकरी थे, वो मुख्य न्यायाधिपति थे, और उनका 1973 में रिटायरमेंट का दिन आया। 1973 में जब रिटायरमेंट का दिन आया तब
इंदिरा गांधी उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने ऑफिस से प्रस्तावना भेजी, अपनी तरफ से ऑफिस से निर्णय करके घोषणा कर दी कि अब जो न्यायाधिपति होंगे, मुख्य न्यायाधिपति देश के, वो होंगे जस्टिस एन रे। अब उन्होंने ये घोषणा क्यों की, अब उससे जुड़ी एक कहानी है। असल में बात ये थी कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2-4 बहुत बड़े-बड़े डिसीजन भी हुए, जैसे कि प्रिवी पर्स को बंद करने का मामला था, चाहे बैंकों के नेशनलाइज़ करने का मामला था, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना ये भी घटी कि पाकिस्तान को तोड़ के उसका दूसरा हिस्सा जो है बांग्लादेश बनाया। तो उस इन सब घटनाओं से एक एक कैडर जो है वो इंदिरा गांधी जी का राजनीतिक दबदबा, एक मजबूत दबदबा भी बना, और एक कहीं न कहीं उनकी जो एक वो डिसीजन मेकिंग जो पावर थी, वो उनको एहसास होने लगी, और ये सब चल रहा था। इस दौरान कुछ ऐसे डिसीजन हुए जिसको लेके कोर्ट में कुछ लोग पहुँचे, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचे, और उसमें से कुछ निर्णयों को सरकार के कुछ ऐसे निर्णय थे जो इंदिरा गांधी जी उस वक्त चाह रही थी कि मेरे निर्णय इस तरीके से हों, और उन निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। ऐसे 2-3 निर्णय थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये एक रेशियो तय किया था, एक सिद्धांत तय किया था कि सरकार जो भी संशोधन करे संविधान में, मगर कोई भी संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको छेड़छाड़ किए बिना होना चाहिए। ये हालांकि ये सिद्धांत क्या है, इस पे एक बहुत बड़ा लंबा चर्चा हो जाए, मगर मैं आज जो बात बताना चाह रहा हूँ मैं उस तक कन्फाइंड रहता हूँ। तो इस सिद्धांत के चलते कुछ ऐसा था कि सरकार के कुछ निर्णय जो वो जिस फॉर्म, जिस लहजे में इंदिरा गांधी जी उस वक्त काम कर रही थी, आप समझ लीजिए कि एक उनको उनके लिए ये हो गया था कि उनके आगे कोई भी रोक टोक नहीं हो, और बस वो बिना किसी रोक टोक के अपने निर्णय करती जाए। तो शायद उसमें ये निर्णय जो एक है वो प्रभावित कर रहा था। जब यह निर्णय हुआ केशवानंद भारती केस का, वह 13 जजेज की बेंच, ये 13 जजेज की बेंच ने इस मामले को सुना था, और 7-6 से ये निर्णय आया था, जिनमें से 6 लोग जो थे वह 6 जजेज जो थे वो सरकार के जो भी डिसीजन था उस केस से रिलेटेड उसकी तरफ उनका झुकाव था, और 7 जजेस तो जो थे उनका झुकाव उसके विरोध में था, और वह इस सिद्धांत को लाए थे कि कोई भी आप अमेंडमेंट करें, कोई भी संशोधन करें संविधान में, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर की छेड़छाड़ किए बिना होना चाहिए। तो उन 7 जजेज में से ऑनरेबल जो 7वां जो वोट था, 6-6 जब बट गए थे, जो 7वां था वो जो चीफ जस्टिस एस एम सीकरी जी का वोट था, और इस तरीके से 7-6 से ये रेशियो सेट हुआ, ये डिसीजन सेट हुआ। अब जो वो 7 जजेस थे उनमें से चीफ जस्टिस एस एम सीकरी जी के अलावा जो जज थे उनमें मुख्यतः, जैसे सीकरी जी के जस्ट बाद में जो थे वो थे जस्टिस शैलेट, उनके पास में जस्टिस ग्रोवर, फिर जस्टिस हेगड़े, एक बहुत महान जज हुए हैं देश में जस्टिस हंसराज खन्ना जी, वो भी उन 7 जजेज में से ही थे। जो 6 जजेस थे उनमें मुख्यतः जस्टिस ए एन रे, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो जजेस उसमें रहे थे। अब मैं वापस आता हूँ सन 1973 की उस घटना पे, जहाँ पे चीफ जस्टिस एस एम सीकरी जी रिटायर हुए। जब चीफ जस्टिस एस एम सीकरी जी रिटायर हुए तो इंदिरा गांधी जी ने अपनी तरफ से प्रपोजल भेजा, अपनी तरफ से निर्णय भेज के घोषणा करी कि अब जो अगले चीफ जस्टिस होंगे, एस एम सीकरी जी देश के 13वें चीफ जस्टिस थे, अब जो अगले चीफ जस्टिस होंगे, जो 14वें नंबर के देश के चीफ जस्टिस होंगे, वो होंगे जस्टिस ए एन रे। जैसे ही ये घोषणा हुई, ये घोषणा होते के साथ में, क्योंकि वरीयता के अनुसार ए एन रे उस टाइम 4थे नंबर पे थे, उनसे पहले 3 जजेज और थे, उन तीनों जजेज ने, जस्टिस शैलेट ने, जस्टिस ग्रोवर ने, जस्टिस हेगड़े ने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो सन 1951 में सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेज ने मिलकर निर्णय लिया, वो 1973 में वापस रिपीट नहीं हुआ, और जस्टिस ए एन रे ने चीफ जस्टिस होना स्वीकार किया। जब ए एन रे ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ए एन रे जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, तो 1973 से लेकर 1977 तक ए एन रे जी जो हैं वो चीफ जस्टिस बने रहे। अब इसी दौरान 1975 में इमरजेंसी लागू हुई। अब आप सब समझ सकते हैं कि जहाँ इतना हस्तक्षेप हुआ, जहाँ ये सब चीज़ हुई, तो अपने आप में जब एक बार कहीं पे कोई सिद्धांतों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो वह अपने आप इस चीज़ का दबाव में होगा। तो वही कारण था कि कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने भी 1900 जब इमरजेंसी लगी 1975 में, तो लोगों से एक तरीके से आम जन से अपना मुंह मोड़ लिया था, और वो भी सरकार की तरफ ही इंक्लाइंड थे। उसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल भी है, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर करके एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, हैबेस कॉर्पस का, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। उस केस को
वह हैबेस कॉर्पस भी एक मूलभूत सिद्धांत है, एक तरीके से पब्लिक आम जन का प्रोटेक्शन करता है। कोई भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर कोई स्टेट कर ले तो उसके अगेंस्ट में जो हमारे पास में जो एक रेमेडी होती है, जो हमारा जो अधिकार है, वो है हैबेस कॉर्पस। अब इसकी भी टेक्निकलिटी में मैं लंबा नहीं जाऊंगा, मैं इस मुद्दे तक एक बार कन्फाइंड रहते हुए अपनी बात कहूँगा कि उस हैबेस कॉर्पस मामले में उस टाइम इमरजेंसी में कहते हैं कि देश में 9 ऐसे हाई कोर्ट थे जिन्होंने पब्लिक को प्रोटेक्शन दिया, लेकिन जब वह आदेश जब चैलेंज हुए, जब उनको वापस सुप्रीम कोर्ट में सरकार ले गई, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच ने उन मामलों को सुनवाई करी और 5 में से 4-1 से फैसला हुआ और वह जो हाई कोर्ट की जो प्रोटेक्शन थी एक तरीके से उसको पलट दिया गया और सरकार की तरफ रुझान करते हुए 4:2 के रेशियो में 4:1 के रेशियो में फैसला हुआ। अब ये 4 जजेस जो थे, जो जिनका सरकार की तरफ इंक्लाइन था अपना निर्णय, उनमें से एक मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस A.N. रे, दूसरे जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, दूसरे मिर्जा हमीदुल्ला बेग, तीसरे वाई वी चंद्रचूड़ और चौथे जस्टिस P.N. भगवती। और 4:1 में जो 1 थे, जो ये सरकार के विरोध में जिनका निर्णय था, वो थे जस्टिस हंसराज खन्ना। जस्टिस हंसराज खन्ना वही जज थे जो केशवानंद भारती केस में भी 7:6 का जो था उसमें वो उन 7 जजेज में थे जिन्होंने ये रेशियो सेट किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कोई खिलवाड़ सरकार नहीं कर सकती अमेंडमेंट के दौरान। तो जब सन 1973 आया और जस्टिस S.M. सीकरी जी जब रिटायर हुए और जैसे ही A.N. रे को बनाया गया, तो A.N. रे के बनाते के साथ में ऊपर के जो 3 जजेस थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और जब जस्टिस A.N. रे रिटायर हुए तो जस्टिस A.N. रे के बाद में जो अगली वरीयता में थे वो थे जस्टिस हंसराज खन्ना जी। तो इंदिरा गांधी जी की दफ्तर से फिर एक निर्णय आया कि अब जो अगले चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग। जैसे ही ये निर्णय आया वैसे ही जस्टिस हंसराज खन्ना जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। जस्टिस हंसराज खन्ना जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज रहे हैं। उनके आप जजमेंट अगर पढ़ेंगे तो देश के एक महानतम जजेज में से जस्टिस हंसराज खन्ना जी को जाना जाता है। और जस्टिस हंसराज खन्ना जी को वरीयता से हटाते हुए जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग को जब मुख्य न्यायाधिपति बनाया तो स्वाभाविक तौर पे, एक सिद्धांतिक तौर पे, नैतिक तौर पे उन्होंने अपना इस्तीफा खन्ना जी ने दे दिया, हंसराज खन्ना जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। और फिर देश के जो 15वें चीफ जस्टिस बने वो मिर्जा हमीदुल्ला बेग बने, 16वें वाई वी चंद्रचूड़ बने और 17वें जस्टिस P.N. भगवती बने। तो इस तरीके से ये परिपाटी जो थी वो चली और हम कह सकते हैं ये एक अपने आप में गलत परिपाटी थी, जहाँ न्यायपालिका के फंक्शनिंग को प्रभावित किया गया, जहाँ न्यायपालिका को भी अपना उस वक्त जो दायित्व निभाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं निभाया। तो कहते हैं कि देश हित में ये बहुत ज़रूरी है कि न्यायपालिका जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्य करे और वह स्वतंत्र दिखे ही नहीं, वो स्वतंत्र असल में हो भी। तो इस तरीके से जब ये हुआ तो देश ने एक निर्णय कई निर्णयों को प्रभावित करने लगा। तो यह एक अपने आप में एक उदाहरण है। क्योंकि जब बेलगाम रूप से निर्णय लिए जा रहे थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह निर्णय भी लेने में कोई हिचक नहीं रखी और उसके असर में उसके जो नकारात्मक असर में थे, एक इमरजेंसी भी थी। अब इसमें एक चीज़ मैं ये मानता हूँ एज एन इंडिविजुअल कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी ने अपने पिता को भी ये निर्णय लेते हुए 1951 में देखा था। तो कहीं ना कहीं जो जैसा देख रहा है तो उन्हें भी जब मौका मिला तो उन्होंने भी वैसा निर्णय लिया। तो अब देखिए यहाँ पे यह भी एक चीज़ सोचने वाली है कि जब आदमी जहाँ जो निर्णय ले रहा है, जिस पद पे है, उसको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि उसको इस तरीके के निर्णय नहीं लेने चाहिए कि उसका एक नकारात्मक असर हो और आने वाली जो जनरेशन है, जो जहाँ जिस पद पे आज वो विराजमान है वहाँ कल को कोई और बैठेगा, वो भी उसे वैसा निर्णय लेता देख वो भी उस तरीके के निर्णय लेने लगे। फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने ही इस चीज़ की जिम्मेदारी को महसूस करते हुए सन 1991 में वापस इस परिपाटी को सुधारते हुए एक निर्णय में यह स्पष्ट लिखा कि मुख्य न्यायाधिपति जो होंगे वो वही होंगे जो वरीयता में सीनियर मोस्ट होंगे। और फिर से वापस से जो बिगड़ी परिपाटी थी वो सुधरी और ये चीज़ें इस तरीके से चली। तो अब ये समझने की बात, यहाँ पे बात का सार ये है कि हम जहाँ भी बैठे हैं, हम जिस भी पद पे हैं, हमारा जो भी दायित्व है, हम अगर उसको निभाते हैं। ये उदाहरण बहुत बड़ा है। इस उदाहरण में देखने को मिलता है कि कैसे सर्वोच्च स्तर के जो पदों पे बैठे थे और उनके निर्णयों में
थोड़ी सी तानाशाही आई, या जो कह लो, या उनके जो निर्णय में जहाँ नैतिकता सैद्धांतिकता आनी चाहिए थी वो नहीं आई, तो तब क्या प्रभाव पड़ता है। और जब जब किसी ने सैद्धांतिक रूप से महत्व, अपने पद के महत्व को समझा, तब उन्होंने निर्णय लिया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह एक उदाहरण मात्र है, लेकिन यह उदाहरण हर हर व्यक्ति पे, हर परिवार पे लागू होता है। आज घर का मुखिया भी अगर है, तो घर का मुखिया क्या, किस भूमिका में है, उसको अपने निर्णय, उसको वर्तमान के निर्णय को इस तरीके से लेना होता है कि उसके भविष्य के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। उसे निर्णय इस तरीके से लेना होता है कि उसे ये जिम्मेदारी महसूस करते हुए निर्णय लेना होता है कि उसे ये निर्णय लेते हुए लोग देख रहे हैं, उसकी अगली पीढ़ी देख रही है, आगे उसे अगली पीढ़ी भी निर्णायक भूमिका में आएगी, तब क्या वह उन्हीं बातों के अनुसरण करेगी। तो ऐसे में सकारात्मक रवैया जब हम जिस भी पद पे बैठे हैं तब लेने की जरूरत है। फिर वो चाहे परिवार हो, चाहे कोई राजनीतिक दल चला रहा है, तो राजनीतिक दल में जो मुख्य भूमिका में है, किसी भी पद पे है, निर्णायक भूमिका में, तो कि वो ऐसे निर्णय लें जो उनके खुद के लॉबी को फायदा देने वाला ना हो के, और एक सकारात्मक ऐसा निर्णय हो जो लॉन्ग रन में पूरे दल को मजबूती देता हो। या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों पे भी वो चीज़ लागू होती है। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप किसी भी पद पे बैठे हैं। तो आज मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी घटना के जो असल सार को हम सब समझ पाएँ। और ये बहुत ज़रूरी है, इतिहास की घटनाओं को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इतिहास में क्या कुछ कमियां हैं वो भी जानना ज़रूरी है, क्या कुछ अच्छाई है वो भी जानना ज़रूरी है। कमियों को इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम पूरा ध्यान रखें कि दोबारा से वो चीज़ें रिपीट ना हो। अच्छाई इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से उन चीज़ों को वापस रिपीट कर सकते हैं, किस तरीके से उन बातों का अनुसरण कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने जीवन में सैद्धांतिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को जितना हो सके एज एन इंडिविजुअल, एक परिवार के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में अपना निभाएंगे। और आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से मंगल कामना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।